यही सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में यही सिस्टम बिहार में लागू हुआ। वो नकली है जिसका नाम नहीं है या जो इस दुनिया में नहीं है या चले गए हैं उसका नाम कट गया, वो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी रो रहे हैं। ओपिनियन पोल्स में आगे, एग्जिट पोल्स में आगे, और फिर नतीजा बिल्कुल दूसरा आता है। गंभीरता का इतना अभाव है कि हरियाणा में भी और महाराष्ट्र में भी चुनाव हो जाने के बाद उन्होंने कबूल फरमाया कि यहाँ बेईमानी हुई है, गड़बड़ी हुई है। एक ऑपरेशन सरकार चोरी लागू किया गया। राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन है, भगवान है, कौन सी सर्टिफिकेट गिविंग एजेंसी है? हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है हरियाणा की वोटर लिस्ट में। राहुल गांधी जी लगातार देश को तोड़ने वाली बातें बांटने वाली बातें करते हैं। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एक मोर्चा संगठन बन चुका है। हार का सिलसिला निरंतर बढ़ता जा रहा है, उसको राहुल गांधी अपने सर पर लेने को तैयार है। मेरे भाई ने सबके सामने हरियाणा के चुनाव की बातें बताई हैं, किस तरह से पूरा चुनाव चोरी किया है। पूरा देश देख रहा है और पूरे देश को देखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के मरीन ड्राइव पर। मेरे सीधे हाथ पर आप देख रहे हैं पटना का मरीन ड्राइव है और यहां आने के बाद आपको यकीन नहीं होगा, बेशक आप यूपी के किसी शहर में रहते हो, एमपी के किसी शहर में रहते हो, आपने पटना को जैसे शायद विजुलाइज किया होगा, सोचा होगा, उससे बिल्कुल उलट है। जब यहाँ आकर आप देखते हैं, आज कार्तिक पूर्णिमा भी थी, जरा तस्वीरें देखिए, घाट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत से श्रद्धालु और भक्त घाट पर आए थे, सुबह यहाँ कदम रखने की जगह नहीं थी और इस वक्त हम मौजूद हैं बस पर। ये एक ओपन बस है और हमारे साथ सबसे ज्यादा तजुर्बेकार टीम है जो ग्राउंड पर बिहार में चप्पे चप्पे पर गई है और जाकर ग्राउंड जीरो से क्या हवा है, क्या माहौल है इस वक्त बिहार चुनाव पर, उस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे, राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बताया कि वो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। क्या कल वोटिंग से ठीक पहले राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है? इसे हाइड्रोजन बम माना जाएगा? सुमित जी हमारे साथ है। सुमित जी, हाइड्रोजन बम था ये? बम तो था, हाइड्रोजन था कि नहीं था, लेकिन जो चीजें कही उन्होंने जो डॉक्यूमेंट बम की इंटेंसिटी कितनी थी? इतनी तो थी कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स अगले 6 महीने चल जाएगी। 6 महीने चल जाएगी इस मुद्दे को लेके बंगाल के चुनाव तक। आप इस बम के बारे में बताइए। अब कई सारे कंसर्निंग पॉइंट्स हैं। जैसे उन्होंने एक महिला का जिक्र किया, ब्राजीलियन मॉडल है कोई, उनका 22 जगह पे नाम लिखा हुआ है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए जो चौंकाने वाले थे। पर मेरा वही कहना है कि इसमें सवाल कांग्रेस पार्टी पे भी खड़े होते हैं। आज आप ये हाइड्रोजन बम फोड़ रहे हैं, आपके BLA जो हरियाणा में थे वो उन्होंने कंप्लेंट क्यों नहीं रेज की? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मतलब आप देख रहे हैं कि आपके घर में चोरी हो रही है, पर आप इंतजार कर रहे हैं कि नहीं मैं वीडियो बना लूं पहले, उसके बाद चोर को पकड़ूंगा मैं। तो आपने इस बात का इंतजार क्यों किया? पहले ऐलान कर देते इस प्रोसेस के पहले। हाइड्रोजन बम था क्या ये जो पिछली बार इन्होंने जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उससे एक स्टेप आगे है। मैं कौन वाला बम है? अब आप उसको कुछ भी मान लीजिए। आजकल तो वैसे भी दिवाली निकली है, आप बता, दिवाली निकली है, ग्रीन पटाखों का ही माहौल है, तो हम ज्यादा बम और बारूद में पड़ते नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये उस, जैसे सुमित जी ने कहा, कुछ सीरियस एलिगेशंस हैं और ये मेरा पर्सनली मानना है, राहुल गांधी जो भी सवाल उठा रहे हैं, कुछ मुद्दों के साथ उठा रहे हैं, कुछ प्रूफ दे रहे हैं। वो सही हो सकते हैं, वो गलत हो सकते हैं, लेकिन उसको सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दरकिनार करने की बजाय मुझे ऐसा लगता है कि इस पर एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन जितना इस जांच से बचेगा उतना उसकी क्रेडिबिलिटी पर जो सवाल है वो जरूर उठता रहेगा। आपको लगता है जैनेंद्र हाइड्रोजन बम था ये? देखिए, ये तो राहुल गांधी का एक तरीके से मार्केटिंग का तरीका है अपने आरोपों को बड़ा बना के पेश करने का। ये हाइड्रोजन था या क्या था ये? उससे पहले वाला कौन सा था? उसके पहले उन्होंने बोला था एटम बम। बिहार में ही बोला था कि अब अगला हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, वो उन्होंने आज फोड़ा है। पब्लिक इसको कितना सीरियसली लेती है ये 14 तारीख को बिहार के नतीजे बताएंगे। लेकिन सोहेल, अगर बिहार में महागठबंधन जीती तो ये लोग क्रेडिट लेंगे कि देखिए हम अवेयर कर रहे थे वोटरों को, SIR में हमने वोटरों का नाम कटने से रोका, इसलिए हम जीत गए। और अगर ये हारे तो कहेंगे हम तो पहले से ही कह रहे थे कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ रही है। तो ये दोनों तरफ से खेल रहे हैं। बहरहाल आज फिर से राहुल गांधी की जो तथाकथित, ये तो सेफ्टी बम था एक्चुअली। बिल्कुल, ये सेफ्टी वॉल बम है कि ये नतीजों के दिन यूज करना है इसको। लेकिन बहरहाल आज ही कह दिया
आज ही ये बात बोल दी कि देखिए बिहार के बाद भी मैं यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। यानी कि आप ये मान के बैठे हैं कि हम बिहार हार जाएंगे और फिर मुझे यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। प्रभाकर, इस बम में कितना दम है? माइक है कि चित भी मेरी पट भी मेरी। उन्होंने एक ऐसा सेफ्टी बम छोड़ दिया कि अब अगर वो नतीजे उनके हिसाब से नहीं आए तो वो बोलेंगे मैं बोल रहा था पहले ही, और आ गए तो बोलेंगे देखिए इसी के चलते आए हैं। तो ये सेफ्टी बम इससे ज्यादा बोलूंगा इसे। राहुल गांधी पे आपने इतने सवाल पूछे, अभी हम जब ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं सुहेल, प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं महिला खिलाड़ियों से, वो वीडियो भी आने वाला है, कल महिला वोटर भी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो दोनों पक्ष अपने अपने जो नैरेटिव हैं, महिला वोटर क्रिटिकल है, महिला वोटर जीत के आई हैं, महिला क्रिकेटर जीत के आई हैं, वो वीडियो दिन भर चलने वाले होंगे, वो तस्वीरें कल अखबारों में छपेंगी। तो ये बैलेंस करने का काम दोनों जगह से चल रहा है। बाबा, ये जो बम है आप इसे मान रहे हैं हाइड्रोजन बम है या सेफ्टी बम है, या बिहार चुनाव में इसका कुछ फर्क भी पड़ेगा? देखिए, चुनाव के एक दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तो कांग्रेस और महागठबंधन जरूर ये उम्मीद करेगा कि जिस मुद्दे को लेकर के 2 हफ्ते तक राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये सब घूमे हैं, उसका असर हो। वोटर के नाम तो कटे हैं और ये सब हमने रिपोर्टिंग के दौरान देखा है। कटे वाली अलग चीज है, क्या इंटेंशनली कटे आप ये कह रहे हैं, या बीएलओ का काम करने का तरीका ऐसा ही, हमेशा से ऐसे ही करते आए? अब देखिए, वो बीएलओ की गलती है या नहीं गलती है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि वोटर लिस्ट में नाम कटे हैं। दरभंगा जैसे जगह में जो आदमी, जो अल्पसंख्यक वर्ग का आदमी जीवन भर अपने गांव से बाहर नहीं गया, जो मैथिली बोलता है, उसका नाम आपने काट दिया। वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा गांव का आदमी? ये एक इशू है जो कि है जमीन पर, उसका इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना जितना उस वक्त बना था। पद्मजा जी, राहुल गांधी जो एटम बम, हाइड्रोजन बम, नाम बहुत भारी भारी है, लेकिन ये ना उतना धमाका करता है, ना उतनी आवाज करता है, ग्राउंड पर उतना इम्पैक्ट करता है। देखिए, जो अभी बाबा ने बताया कि भाई जो एक आदमी है जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, वो क्या करेगा अचानक उसका नाम कट जाए। ये जब जितनी हमने गांव में रिपोर्टिंग की है, देखिए गांव का सिस्टम बड़ा अलग होता है। कोई भी आदमी खुद अपना हर काम करवाने नहीं जाता है। पहली बात तो ज्यादातर सिस्टम ये होता है कि हर किसी पार्टी का एक आदमी होता है कि अगर सपोज कांग्रेस का एक पंचायत कोई सचिव होगा, कोई होगा, उसको काम होगा कि भाई चलो कोई योजना निकली है तो आपको आवास योजना का पैसा मिल गया, नहीं मिला तो मैं उसके पास, ये थोड़ा है कि मैं हर चीज के लिए सीधे अफसर के पास जाऊंगी, मैं उस पार्टी के आदमी के पास जाऊंगी। विच इज वाई सिंपल सवाल यही पूछा जाएगा। आज आपने 3 लोग प्रोड्यूस करे स्टेज के ऊपर कह के कि भाई मेरा नाम कट चुका है। आज के दिन आप क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं? जब आपके पास क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का वक्त था तो इन 3 लोगों को आपकी पार्टी के लोग जो BLAs, जो कि सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं, वो लेकर के जाते और कहते सर ये 3 आदमी है, आप जाकर के इनका नाम ऐड करा दीजिए। सिंपल सी प्रोसेस है और 1 महीने का वक्त इसके लिए दिया गया था, राइट? 1 महीने का वक्त था। लेकिन राहुल गांधी एक ब्राजीलियन मॉडल को लेकर आए, कह रहे हैं ये ब्राजीलियन मॉडल ने 22 बार वोट किया, कभी स्वीटी के नाम। राहुल गांधी लेके नहीं आए, राहुल गांधी ने उनकी तस्वीर दिखाई, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी वाले लेके आए। स्वीटी, सरस्वती और सीमा के नाम पर उसने वोट किया। वो हरियाणा में उनका वो है, अब उसका ये हम लोग यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को डिपेंड नहीं कर सकते। मेरा सिंपल सवाल यही है कि आज बिहार चुनाव के अंदर आपसे सीधे सीधे सवाल यही पूछा जा सकता है कि आपके पास अगर इन लोगों के नाम कटे हुए थे तो आप इनको लेकर के जा सकते थे। जो किसी का कोई मृत घोषित किया गया है, आप उनको सुप्रीम कोर्ट लेके चले गए, किसी का नाम कट गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप BLA के पास लेके जाइए ना, वहां से कुछ सकारात्मक उसके लिए सोल्यूशन निकलेगा। ये अदरवाइज ये सिर्फ नैरेटिव। आपको क्या लगता है ग्राउंड जीरो पर इसका इम्पैक्ट? ग्राउंड जीरो पर इसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जिस तरीके से 65 लाख एकदम होगा, 65 लाख नाम जो कटे हैं उसमें से अगर आप लिस्ट देखेंगे तो ज्यादातर वोट्स वैसे कटे हैं जो गरीब है, बैकवर्ड से, माइनॉरिटीज से है। तो ये सिंपैथी वोट कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। कहाँ है 65 लाख? ये वापस क्यों नहीं आया लिस्ट बनने के बाद? जब लिस्ट आई 1 महीने का टाइम था, ये वोटर वापस क्यों नहीं आया? इसमें एक और भी सवाल है कि घुसपैठिया का जो मुद्दा था, आज तक चुनाव आयोग ने बताया नहीं कि घुसपैठिया जो कटे हैं उन कहाँ है। ऑपोजिशन ये सवाल पूछ रहा है चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग ने आज तक इस चीज का जवाब नहीं दिया कि कितने घुसपैठिया के नाम पूरा मुद्दा बना दिया कि ये घुसपैठियों को बचा रहे हैं और कहां पर हैं वो घुसपैठिए, कौन से देश से आते हैं वो घुसपैठिए। एक आपके पास फिगर नहीं है। जो अखबारों में खबर छप रही है वो यही छप रही है कि 99% से ऊपर जो मिलान हुआ है, जो लोग कटे हैं उसमें से एक भी आप फॉरेनर नहीं बता पाए। इलेक्शन कमिशन अब तक बता नहीं पा रहा है। वो 65 लोग कहाँ हैं जिनके कटे हैं? भाई 65 लाख तो 65 जो लाख वैसे तो वो घट गया है। 65 लाख पूरा जो इनिशियल इलेक्टोरल रोल, ड्राफ्ट रोल से आते आते वो घट गया। लेकिन बात सारी ये है कि जो आज राहुल गांधी ने जो लोगों को जो बात कही, ये पूछना चाहिए कि ये लोग के पास टाइम था, उन्होंने कब करा।
उन लोगों ने जो 3 कम से कम स्टेज पे थे, उन्होंने कहा कि हम बार बार गए, हम बीएलओ के पास भी गए, उन्होंने मना कर दिया कि अब नहीं हो सकता। अब इसमें इनके कार्यकर्ताओं की गलती रही, बीएलओ ने अपना हाथ झाड़ लिया। इसीलिए ये राजनीति के आरोप प्रत्यारोप से ऊपर बैठकर इस पर एक इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए। निष्पक्ष जांच कराने में किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? नहीं, लेकिन सुमित जी जो बात कह रहे हैं अंकित भी, क्या बिहार में ये बड़ा इशू है? क्योंकि जब शुरू किया था राहुल और तेजस्वी एक साथ कैंपेन कर रहे थे तो बहुत बड़ा इशू था। अभी तो यहाँ कोई बात भी नहीं कर रहा है, कोई जिक्र भी नहीं हो रहा है। पॉकेट्स में है, सीट वाइज है, ऐसा नहीं कह सकते कि ये पूरा मूवमेंट बना हुआ है। जिस अंदाज में राहुल गांधी ने बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश की, वो नहीं है जाहिर तौर पर कुछ जगह पे, कुछ पॉकेट्स में ये देखा गया है जहां पर लोगों के नाम मिसप्लेस्ड है, नहीं दिखाई दे रहे हैं, गायब हो गए हैं, वो लोग परेशान हैं। और ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो बहुत ही गरीब तबके से आते हैं। मैं धर्म का नाम जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ, जो गरीब तबके से आते हैं, जिनकी आवाज, जिनकी सिस्टम में कोई आवाज नहीं है, जिनकी आवाज कहीं खो जाती है, उन लोगों के नाम कटे। और उनके साथ ही दिक्कत है कि भाई आज हमको राशन, आज आपने वोटर लिस्ट से नाम कटाया, कल आप राशन से नाम कटा देंगे, कल आप कहीं और से नाम। ये जो डर है, ये जो एप्रीहेंशन है, इसको दूर करने का तरीका एक ही है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आपको लगता है जैनेंद्र कि ये जानबूझकर नाम काटे गए या हटाए जा रहे हैं, या आपको लगता है इसी तरह का सिस्टम काम करता रहा है हमेशा से? देखिए सोहेल, ये पॉलिटिकल एलिगेशन है कि जानबूझ के किया जा रहा है। राहुल गांधी सीरियस आरोप लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं ना कि देखिए हर चुनाव में, इवन नगर निगम के चुनाव में भी, बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में भी वोटर लिस्ट को लेकर के शिकायतें आती हैं कि किसी का नाम कट गया, कोई कहता है कि 2 बार वोट हो गया, मेरा वोट पहले हो गया। बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का जो चुनाव था, उसमें कुछ सांसदों ने और उसके मेंबरों ने आरोप लगाया कि हमने जी वोट नहीं दिया, हमारा वोट चला गया। वोटिंग में गड़बड़ी हर चुनाव छोटे बड़े में होती है। राहुल गांधी का बड़ा आरोप है, वो कह रहे हैं कि ये सब एक सिंडिकेट करवा रहा है, जान बड़े पैमाने पर यह खेल हो रहा है और विधानसभा और लोकसभा का चुनाव प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। देखिए अब हम लोग की जांच, मैं इसी में जोड़ रहा हूं, क्या ये पॉसिबल है? आप कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं सिंडिकेट है, नहीं होगी, क्या ये ऑर्गेनाइज नहीं? अगर ये जांच नहीं होगी तो ये कैसे पता चलेगा कि ये सिंडिकेट के तौर पर पॉसिबल है या नहीं है? ये मेरे और आपके बात, राहुल गांधी फिर जहां चुनाव जीत जाते हैं, वहां इस तरह की चीजें लेकर क्यों नहीं आते? ये राहुल गांधी की राजनीति है। मैं कह रहा हूं कि मेरा और आपका काम सिर्फ यही थोड़ी हो सकता है कि वो राहुल गांधी ने एक बात कही, बीजेपी उस पर एक बात कहेगी। ये राजनीति के आरोप प्रत्यारोप है। लेकिन अगर ये सवाल उठ रहे हैं तो इस पर निष्पक्ष जांच करा के सबको बता दें कुछ नहीं है। राहुल गांधी का एजेंडा खुद ही फेल हो जाएगा अगर इसको जाती है। करना चाहता हूं, देखिए राहुल गांधी खोखली बात तो नहीं कर रहे हैं, इस बात पे तो हर कोई अग्री करता है कि वो खोखली बात नहीं कर रहे हैं। वो कुछ दस्तावेज के साथ आ रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। यही राहुल गांधी तो ईवीएम पर भी सवाल उठा रहे थे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जब पीसी की तो राहुल गांधी नहीं गए वहां। आप मुझे बात पूरी करने का मौका दीजिए। मैं कह रहा हूं गोलपोस्ट शिफ्ट करते हैं, पहले वो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, जब उन्हें लगता है यहां नहीं चल रहा तो उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि अब भाई जब लिस्ट बन रही है उस लिस्ट में गड़बड़ी। देखिए इस देश में हिंदू खतरे में, मुस्लिम खतरे में की सियासत होती चली आ रही है। राहुल गांधी एक नई सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, वोटर खतरे में। अब और ये एक बहुत बड़ा इसका फलक है। इस पे कभी भी जांच नतीजे पर नहीं पहुंचेगी, बल्कि कर्नाटक जिसको लेके 2 पीसी राहुल गांधी ने की है, वहां पर राहुल गांधी की पार्टी की ही सरकार है, उनके एक इशारे पर मुख्यमंत्री वहां पर उन्होंने एसआईटी गठित कर दी। हमें इंतजार करना चाहिए। देखिए आपने शुरुआत में मुझे पूछा, मौका नहीं दिया कि इस बम का क्या असर होगा। इस बम का सबसे पहला असर तो यही कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कल वोटिंग है बिहार में और उसके ठीक पहले ये सियासत में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा है कि राहुल गांधी ने एक और आरोप लगाए हैं, हरियाणा को लेकर खुलासे किए हैं। नंबर 1। नंबर 2, कल पहले चरण में जब इंडिया गठबंधन का वोटिंग सेंटर पे जाएगा और अगर वहां पर कोई गड़बड़ी हुई, किसी का वोट डल चुका है और उसने वोट नहीं दिया है या उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो फिर वो जो वोटर है वो ज्यादा अवेयर होगा। तो आप बताइए तेजश्री, आपको क्या लगता है? हाइड्रोजन बम पर हमने बात की, जो बात जैनेंद्र कह रहे हैं, जो बात मैं पूछ रहा हूं कि पहले ईवीएम गड़बड़ थी, अब कह रहे हैं वोटर लिस्ट गड़बड़ है। देखिए वोट चोरी की चर्चा तो है और इसके जरिए ही इज एबल टू क्रिएट अ नॉइस, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नॉइस ये क्रिएट कर रहे हैं वोट चोरी के मुद्दे के जरिए, क्या ये वोट बैंक में तब्दील होगा? जनता अवेयर तो हो रही है, लेकिन क्या उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, खासतौर पर बिहार की जनता जो जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए वोट देती है, क्या ये जनता एसआईआर वोट चोरी के मुद्दे पर ध्यान देगी? और दूसरी बात, जहां हम कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, राहुल गांधी को खुद चुनाव आयोग ने बुलाया कि आप एफिडेविट सबमिट कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए। तो सवाल यह है कि क्यों नहीं जा पा रहे हैं? और जिस महिला का जिक्र, बहुत बड़ी बात करे बाबा, यही बात मेरा सवाल आपसे भी होगा, अंकित से भी। ये कह रही है, वो तो कह रहे हैं, बीजेपी भी कह रही है, ईसी भी कह रही है और बाकी लोग भी कह रहे हैं, आपके पास कुछ है तो आप भाई कोर्ट जाइए ना। ये राजनीति की लड़ाई है, ये यहीं लड़ी जाएगी सड़क पे। इस पे कोर्ट नहीं जाएंगे। कोर्ट ने खारिज किया तो होता रहेगा। ये लड़ाई यहाँ जमीन पे लड़ी जानी है।
जनता के बीच। तो सिर्फ ये परसेप्शन की लड़ाई है, जो बात जैनेंद्र कह रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं वोटर खतरे में। पॉलिटिकल लड़ाई है, उसीलिए तो यात्रा की गई। बट मेरा बाबा सवाल ये है कि क्या इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ना सिर्फ इस जो ये महाराष्ट्र चुनाव की बात करते हैं, आज राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का भी जिक्र किया कि महाराष्ट्र में चोरी हुआ, हरियाणा में चोरी हुआ, फलां में चोरी हुआ। बाय द वे आप कभी नोटिस करिएगा, कभी दिल्ली की बात नहीं करते, यानी कि दिल्ली में वो मान रहे जेन्युइनली उनके जीरो आए हैं, बट बाकी जगह जो चोरी हुए ना महाराष्ट्र में, वो कोर्ट गए थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है दैट दिस पिटिशन इज नॉट वर्थ द पेपर दैट इट इज रिटन ऑन, यानी कि जिस कागज पे आपने ये कंप्लेंट की है उसकी वैल्यू उतनी भी नहीं है, और उन्होंने इस केस को बाहर फेंक दिया था। तो ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर भाई कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, आप कोर्ट जाएंगे ना, वहां पर कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब या कुछ होगा। कोर्ट ने कहा कि ये केस स्टैंड नहीं करता है। आपको लग रहा है राहुल का ये हाइड्रोजन और हरियाणा का भी केस कोर्ट गया था, उसको भी खारिज किया गया था। खुद को बिहार चुनाव से बचाने वाला बम है ये, कि जीत गए तो हमने अवेयर किया था और हार गए तो हमने अलर्ट किया था। सवाल है फुल मार्क्स, वो कम से कम कोशिश कर रहे हैं। जनता भी बेवकूफ नहीं है, जनता को भी दिख रहा है कि ये कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है, नैरेटिव के लिए लड़ी जा रही है। बहुत अच्छी बात है, आप अपना नैरेटिव सामने रखिए, पर अगर आप कह रहे हैं कि मैं बिहार चुनाव के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहूंगा, तो आप बिहार चुनाव को प्रीएम्प्ट ऑलरेडी कर चुके हैं और आप कह रहे हैं कि हाँ मैं हारूंगा और इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी करूंगा। आई डोंट नो, ये अब जनता बेहतर जानती है, जितना आउटसाइड से ऑब्जर्व करके लग। तो हाइड्रोजन बम पर सबकी राय आपने सुनी। बिहार में हाइड्रोजन बम कितना बड़ा, कितना असर करने वाला है, कल 6 तारीख को जब वोटिंग होगी ये तस्वीर साफ होगी। एक और बहुत बड़ी चीज, बिहार में एक बात को लेकर बहुत चर्चा होती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे दोबारा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाबा बताइए जरा इसके बारे में। गांधी घाट से गुजर रहे हैं, राहुल गांधी की बात हो रही है, गांधी घाट से गुजर रहे हैं। ये गांधी घाट से गुजर रहे हैं, ये बांकीपुर का इलाका है, आप देख सकते हैं। आज जो लोगों ने पूजा किया है और छठ के समय आप आते तो ये सब जो है पूरा भरा हुआ था, और ये सारे घाट जो आपको इसी किनारे दिखेंगे, पीछे जो है वो कंगन घाट था, वो छूट चुका है। वहाँ पर जो गुरुद्वारा है पटना साहिब का, वो था गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इसी तरह घाट होता रहेगा। ये रोड जब तक नहीं बनी थी तब तक गंगा यहाँ तक थी। अब ये बताइए बाबा, नीतीश जी का क्या होगा इस बार? देखिए नीतीश जी तो मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार, पक्का। लेकिन बिहार के अलावा यूपी में चाहे जो भी यूपी नहीं यूपी में नहीं, बीजेपी और जेडीयू वाले नहीं कह रहे कि नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे। आप कह रहे हैं? सब बात है आपकी सेंटर की सरकार को थोड़ी आप खतरे में डालेंगे। लेकिन बाकी स्टेट सबसे बड़ी बात पीछे खड़ी पद्मजा ने कह दी, बोली अगर महागठबंधन था तभी भी वो रहेंगे क्या? मतलब ये बहुत सी बड़ी बहुत लोडेड स्टेटमेंट था, बहुत लोडेड। चाचा जोड़ दूं, नीतीश कुमार जी का अपनी पार्टी पर उतना ही होल्ड है क्या जो पिछली बार था, जो वो तय कर पाएंगे कि उनको इधर जाना है या उधर जाना है? अच्छा ये बताइए, जो बात पद्मजा जी कह रही है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए की सरकार आई तब भी सीएम और उधर महागठबंधन की आई तब भी सीएम? देखिए निजी बातचीत में आप किसी भी बीजेपी के नेता से बात करें, उनका कहना है कि नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाना ही होगा। उनके पास जितने भी नंबर आते हैं उसके अलावा तो एनडीए की सरकार कितने दिन के लिए, जब तक कि आप एक स्प्लिट जो है जेडीयू में नहीं करते हैं लोकसभा के। उनका स्वास्थ्य कैसा है? उनका स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी टिप्पणी है। नीतीश बाबू के यहाँ एक प्रभाकर भी जानते हैं, पहले हम लोग फोन करते थे ना तो नंबर लिखा जाता था और कॉल बैक आता था, साहब से बात करना है या मिलना है। पिछले 3-4 साल से ये बंद हो गया है, तो हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार को आपको बनाना पड़ेगा, आप इधर नहीं बनाएंगे तो चाचा जो उधर चले जाएंगे। अच्छा ये है, अब प्रभाकर मेरा सवाल। और लालू यादव जो है पलके बिछा के वहाँ बैठे यार है। प्रभाकर, आपको लग रहा है नीतीश कुमार सीएम होंगे? नीतीश कुमार जो है पॉलिटिकल मजबूरी है। नीतीश कुमार की तबीयत नासाज हो, नीतीश कुमार आपको पसंद हो ना पसंद हो, और इसमें प्यार मोहब्बत तो चलता नहीं है, राजनीति है, ये पॉलिटिकल मजबूरी है। जिस दिन वो पॉलिटिकल मजबूरी नहीं रहेंगे उस दिन सिचुएशन कोई और होगा। आज के दिन में उनके पास जितने नंबर्स हैं लोकसभा में, अभी जो बिहार में जो फिट है वो, उनके स्वास्थ्य पर देखिए टिप्पणी होती रहती है, मैं किसी के पर्सनल स्वास्थ्य पर नहीं टिप्पणी करूंगा, लेकिन हाँ ये है कि पब्लिक अपीयरेंस उनका कम हुआ है। डिफर फ्रॉम प्रभाकर, दरभंगा हाउस गुजर गया। अरे ये इसके बारे में बता दीजिए, कुछ बता रहे हैं? ये दरभंगा हाउस हमारा कॉलेज आर्ट्स का कॉलेज है, नहीं इसके बगल में साइंस कॉलेज था, ये आर्ट्स का। मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरी आवाज क्यों बाबा छीन ले रहे हैं बार बार पटना में आके? मैं कह रहा हूँ कि ये चुनाव जो है वो नीतीश कुमार की प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव है। 20 साल के शासन के बाद भी अगर आपकी लोकप्रियता बनी हुई है, अगर आप सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं, मजबूत चेहरा हैं,
आपका अलायंस पार्टनर चाहकर भी आपको नहीं छोड़ पा रहा है। आपके जो छोटे पार्टनर है, मांझी हो गए, चिराग पासवान हो गए, वो आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। हर व्यक्ति चाह रहा है कॉन्स्टिट्यूंसी में नीतीश कुमार आए। ये दिखाता है इस चुनाव के बाद अगर 14 तारीख को नीतीश कुमार या जेडीयू या एनडीए चुनाव जीतता है तो सुहेल ये एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है। ये ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 25-23 साल रहे थे वो, ये 20 से 25 साल का कार्यकाल होगा उनका। मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव नीतीश कुमार का चुनाव है और इस चुनाव के सबसे बड़े मेरा एक सवाल, आखिर प्रो इनकम्बेंसी क्यों है? मैंने तो ऐसा कोई सीएम देखा नहीं इस तरह से कि अभी आप बिहार की सड़कों पर निकलना चाहिए, कोई नीतीश कुमार की बुराई नहीं करता। 2 वजह महिलाओं को एम्पावरमेंट करना, पिछले 20 सालों में रिजर्वेशन, शराबबंदी, आरक्षण, उनका पंचायतों में साइकिल देना बच्चियों को, और अब 10,000 रुपए देना। ये 10,000 की स्कीम या कह लीजिए बीजेपी की स्कीम है। ये 10,000 सुनिए, दूसरा आपके सवाल का जवाब, सेकंड ऑप्शन ये, सेकंड उसमें जवाब ये है कि विपक्ष ने कोई मजबूत उम्मीदवार खड़ा ही नहीं किया नीतीश के सामने। इन 20 सालों में लालू के बाद तेजस्वी ठीक ठाक मजबूत है, आप कम मांग रहे हैं। नीतीश के सामने बहुत छोटे पड़ जाते हैं। नीतीश ने महिलाओं पर जो काम किया है उसका कोई जोर नहीं है। चाहे वो स्कूल में बच्चियों को साइकिल देने की बात हो या जॉब में रिजर्वेशन। साइकिल नहीं लगता, मुझे लगता है कि जो सेफ्टी सिक्योरिटी है, क्राइम लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूथ बैठी है, महिला बैठी है, उनसे आप बात कीजिए। वो महिला सेफ्टी, आप जो है ना, वो महिला सेफ्टी पे कुछ बोलना चाह रही है, वो बेहतर बताएंगी। बट मैं अपना एक अनुभव आपको उसका पैरेलल देना चाहती हूँ लखनऊ से। लखनऊ, यूपी बिहार ऑलमोस्ट सेम परिप्रेक्ष्य से आते हैं, बट लखनऊ में थोड़ा डेवलपमेंट पहले हो गया। फिर भी जब लड़कियां, अब लखनऊ आप जाइए ना तो वहां पे देखती हूँ मैं रात के 10-11 बजे, जब मैंने पहली बार 2 लड़कियों को स्कूटी पे देखा और उनमें से एक शॉर्ट्स पहनी हुई थी। आई कांट टेल यू, मेरे दिमाग में जो ख्याल है कि मतलब क्या हो गया, ये शहर कितना बदल गया। और मैं एक, मतलब आपको लगेगा बड़ा सुपरफिशियल बात है कि शॉर्ट्स पहनिए क्या, बट ये एक लड़कियों के लिए लॉ एंड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको, क्योंकि अगर मेरे घर वाले मेरे को रात में 7 बजे बंद नहीं कर रहे हैं ना, मतलब मैं वो भी जॉब कर सकती हूँ जिसमें मैं 7 बजे तक बाहर हूँ। परसों मैं एक रेस्टोरेंट में गई थी और इतना अच्छा था, पटना में 3 लेडीज रात के 10 बजे पैंट शर्ट पहन के रेस्टोरेंट में काम कर रही थी। 10-15 साल पहले ये पॉसिबल नहीं था। और ये बहुत नीतीश कुमार ऑब्वियसली, क्योंकि वो आए हैं तो काफ़ी डेवलपमेंट डेफिनेटली हुआ है। जैसे कि हम बहुत बार बात करते हैं नए बिहार की, बट मेरा यहाँ पे एक वो भी ड्रॉबैक भी है कि जब हम नए बिहार की बात करते हैं और क्राइटेरिया देखते हैं कि क्या आज तक किया गया है जैसे पिछले 10-20 सालों में, इट्स ऑल अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। उसके अलावा अगर आप वुमेन सिक्योरिटी की बात हो रही थी, ये कभी किसी पार्टी की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रहा है कि वुमेन सिक्योरिटी की बात करें हम लोग। हमेशा जातिवाद की बात होती है या फिर आप देख लो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। लेकिन एक चीज और भी, मुझे लगता है इनकी वो उम्र नहीं है कि इन्हें 20 साल पहले का बिहार याद हो। ये भी एक याद, डेफिनेटली बहुत कुछ किया गया है विमेंस के लिए ये नीतीश राज में। या आज के दिन में अगर तुम 10 बजे ऑफिस से घर जाते हो तो डू यू फील सेफ और नॉट? डेफिनेटली, और वो काफी सारी पिंक बस वाली जो सुविधा स्टार्ट की गई है हमारे लिए, 20 साल पहले वाला बिहार शायद वैसा नहीं रहा हो। पिंक टॉयलेट एंड मेनी मोर फैसिलिटीज हैव कम अंडर दिस गवर्नमेंट एंड आई थिंक अगर लोग इस पे फोकस करें तो ज्यादा नहीं बट थोड़ा फोकस विमेन सेफ्टी पे भी। नीतीश या तेजस्वी? करेंट नीतीश। छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे। मैं और जनीन जी आज एयरपोर्ट से एनडीटीवी के ऑफिस आ रहे थे पटना में, तब कैब ड्राइवर से हमने पूछा कि क्या माहौल है, कौन जीतने वाला है, तो उन्होंने पूछा कि आएंगे तो नीतीश कुमार ही, किसकी तरफ से आए, इधर आए या उधर आए, आना नीतीश कुमार को ही है। तो जनता के मन में भी ये बात तय है कि चाहे इधर जीते या उधर जीते, मुख्यमंत्री तय है कि वो किंग मेकर की पोजीशन में रहेंगे आज की तारीख में भी। हालांकि उनसे पूछा गया कौन से समाज से हैं, कौन सी जनजाति से है, तो उन्होंने बताया कि वो कुर्मी से हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो नीतीश कुमार को वोट करेंगे। अंकित मेरा सवाल, फिर मैं जैनिन आपके पास आऊंगा। नीतीश कुमार को लेकर आखिर जो बात लॉ एंड ऑर्डर हो गया महिलाओं में, पुरुष भी नीतीश कुमार को लेकर खराब नहीं बोलते, और जो बात सुमित जी कह रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर कभी खड़ी क्यों नहीं हो पाई? देखिए 2-3 चीजें हैं। जैसे मैं पहले भी कहता हूं, बिहार का डेवलपमेंट का जो स्टैंडर्ड था वो इतना लो था कि आप कुछ भी काम करेंगे तो लोगों को दिखाई पड़ता है कि बहुत काम हुआ है, और इसमें कोई दो राय नहीं, नीतीश कुमार ने काम किया है जहां से वो आए हैं। मैं एक बात और भी है कि तेजस्वी यादव के ऊपर 15 साल के जो उनके पिताजी का राज था, वो ज्यादा भारी वजन है नीतीश कुमार के 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी, जिसको भी आप मानते हो। तेजस्वी अभी भी ज्यादा भारी वजन लेके चल रहे हैं, रिकॉल वैल्यू जिसको आप बोलते हैं। नीतीश कुमार का, और बिहार में जब आप बात कर रहे हैं उनका कास्ट कॉम्बिनेशन देख लीजिए, अभी भी वो कास्ट कॉम्बिनेशन अपना साथ के रखा हुआ है। साथ में उन्होंने
एक कास्ट न्यूट्रल महिला वोट बैंक जो अपने लिए बनाया है, वो नीतीश कुमार को हर यहां पर जो चाहे तेजस्वी यादव हो जिनके पास 30-32% वोट हो, चाहे बीजेपी हो जो अपना 17-18% वोट लेकर आती है, सबको एक एडिशनल फैक्टर चाहिए। नीतीश कुमार जहां जाते हैं वो एक अपना 13-14% का वोट लेके जाते हैं। लेकिन अंकित, क्या सिर्फ ये वोट परसेंटेज का मतलब है? नहीं, मेरा कहना है कि 20 साल किसी को झेलने के बाद किसी को भी लगता है यार अब तो बदलते हैं। तो आप तब ना, जब किसी के आपने कुछ और देखा हो, एक मिनिमल डेवलपमेंट के साथ साथ, जैसे मैंने बताया नीतीश कुमार ने एक महिलाओं के लिए काम किया है। अब अगर प्रशांत किशोर अपना पहला चुनाव लड़ेंगे और आके वो कहेंगे हम शराबबंदी हटा देंगे, महिला वोटर क्यों उसको वोट करेगी जिसके कहने पर नीतीश कुमार ने। कुछ युवाओं को देखा बहुत खुश थे, नारा लगा रहे थे, इसीलिए सिर्फ नारा लगा। में और महिलाओं में फर्क है ना। ऐसे तो मैं महिलाओं के उसमें कम्युनिटी में गया, वो लोग सब नाच रहे थे और कह रहे थे हम तो प्रशांत किशोर को इसीलिए वोट करेंगे और शराबबंदी हटा देंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है ना कि एक बड़ा चंक उस पर जाके वोट कर रहा है। आप महिलाओं की जब बात करते हैं, आप 3 करोड़ मतलब मोर देन 2 करोड़ 2.5 करोड़ वोटर्स की बात कर रहे हैं जो खुद नहीं वोट कर रही हैं, उसके साथ साथ अपने आसपास वोट भी इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो वो जो वोट बैंक है, और उसके साथ साथ जैसे कि मैंने कहा, जो तेजस्वी यादव पे 15 साल का बोझ है, वो नीतीश कुमार को इंडिस्पेंसिबल बनाता है। इवन टुडे आफ्टर 20 इयर्स इन 2020 इलेक्शन उनके खिलाफ बात करने वाले ज्यादा लोग थे, इस बार बहुत कम लोग। 15 साल का बोझ, 15 साल के बाद 20 का चुनाव नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव था। एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त थी, जो 2020 वाला चुनाव जिसमें चिराग पासवान अलग से लड़े थे। बीजेपी भी चाह रही थी कि चिराग ज्यादा से ज्यादा जीते, नीतीश को डैमेज करें। लेकिन 25 का चुनाव प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव है, बीजेपी चाह कर भी नीतीश को रिप्लेस नहीं कर पा रही है। सर देखिए, एक लाइन, नीतीश सबके हैं, उनके खिलाफ उनका ऑपोजिशन भी नहीं बोल रहा। आप अगर तेजस्वी का भाषण सुने, आप अगर राहुल गांधी प्रियंका गांधी का भाषण सुने, नीतीश कुमार के खिलाफ करप्शन या उन पर कोई व्यक्तिगत आरोप, उनका ऑपोजिशन नहीं लगा पा रहा। तो आप जनता से क्या अपेक्षा करते हैं? उनको क्यों शिकायत होगी? यही नीतीश कुमार की ताकत है कि जो उनका विरोधी है, यहां तक कि बिहार में मुस्लिम वोटर जो अदरवाइज जब वो बीजेपी के साथ अलायंस में होते हैं तो थोड़ा परहेज करता है, लेकिन वो भी शिकायत नहीं करता नीतीश कुमार की। तो ये अपने आप में एक अद्भुत क्वालिटी है नीतीश कुमार की कि लगभग 20 सालों से शीर्ष पे हैं, दोनों फॉर्मेशन के साथ प्रयोग कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, लेकिन पॉलिटिकली डिस्क्रेडिट नहीं हुए। पर्सनल एलिगेशन नहीं है, वो भी उस बिहार में जिसमें कि लगभग हर दूसरे नेता पर करप्शन के और परिवारवाद के आरोप हैं। तो ये अद्भुत बात है। मैं आपको एक पॉइंट बोलूंगा इस पर, एंटी करप्शन वाली उनकी पार्टी के ऊपर लोग आरोप लगाते हैं, सृजन घोटाले का आरोप लगाते हैं, बहुत सारी एक सेकंड बस चीजें होती हैं, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर करप्शन का एक घोटाला लगता है, परिवारवाद। आनंद सिंह, नीतीश कुमार के साथ अनंत सिंह बहुत बड़ी दिक्कत है। नीतीश कुमार की आप बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार को लोग कह रहे हैं कि जेडीयू खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं इस इलेक्शन में जेडीयू की सीट बढ़ेगी, 43 से ऊपर जेडीयू जाएगी। आप ये लिख के ले लो, क्योंकि 101 सीट पर जेडीयू लड़ रही है। अब जेडीयू, अब हम तेजस्वी पे चलते हैं। क्यों जाएगी जेडीयू? क्योंकि 2022 में नीतीश कुमार सबसे बड़ा चेहरा था इंडिया अलायंस का, और वो निकले, वो उधर गए, तब 24 में मोदी आए। ये चीज आप देखिए। तो सिंपल उसका हो जाता है कि आप दोनों लोगों को साथ में देखते हो कि नीतीश वर्सेस हु, पर आप तेजस्वी को देखते हो, एक तरफ नीतीश है, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, सभ्य है, शालीन है, 20 साल से कर रहे हैं और कोई बहुत बड़ी कंप्लेंट नहीं है, कोई करप्शन का टेंट नहीं है। दूसरी तरफ आरजेडी पे करप्शन का टेंट है, डायनेस्टी पॉलिटिक्स का टेंट है कि भाई आपने जो है सारे सांसद हो या विधायक हो, आपने अपने पार्टी के लोगों को टिकट दिया है। और सबसे बड़ी बात, और ये मेरे को स्ट्राइक नहीं हुआ था, ये एक आदमी ने मेरे को बताई, उन्होंने कहा कि देखिए सब जानते हैं कि हो सकता है नीतीश जी का आखिरी इलेक्शन हो, उसके बावजूद अपने बेटे को नहीं लड़ाया उन्होंने। वो चाहते तो टिकट मांग सकते थे, चाहते तो कुछ उसको बना सकते थे, नहीं लड़वाया ना अपने बेटे को। और आज उनके पार्टी के भी लोग कहेंगे, विरोधी भी कहेंगे कि यहाँ पे एक तरफ परिवारवाद है और उन्होंने आज तक अपने बेटे को टिकट नहीं मांगा, चुनाव नहीं लड़ा। मैं नीतीश से मैं तेजस्वी पे आ रहा हूं। बाबा, मेरा सवाल ये है कि 22 जो बात अंकित कह रहे थे, 15 साल का जो बैगेज है तेजस्वी पर, क्योंकि हम तेजस्वी की बात करें, तेजस्वी उसको हटा क्यों नहीं पाते? देखिए, वो उसका रिकॉल वैल्यू बहुत है, और वो एक टर्म जुड़ गया जंगल राज। हालांकि वो टर्म लॉ एंड ऑर्डर से नहीं था, वो जंगल राज वर्सेस महाजंगल राज भी चल रहा है। वो हाई कोर्ट ने बोला था पानी जल भराव को लेकर के, और वो वर्ड जो चिपका दिया गया है। तेजस्वी एक से रिलेटेड जंगल राज नहीं है।
वाटर लॉगिंग था पटना में, एक PIL दाखिल हुआ, उस पे हाईकोर्ट ने बोला कि नगर निगम को बोला कि ये जंगल राज है, जिसको चिपका दिया लालू के साथ। यही तो सर परसेप्शन की लड़ाई है। आज तक लोग समझते हैं जंगल राज लालू की। लेकिन मुझे लगता है आज के दिन भी मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे आज भी लगता है कि आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी इस बार। जो कितना सीट होगी आरजेडी? नहीं मैम, अच्छी खासी पिछली बार से ज्यादा होगी, उतना तो जरूर होगी। इस बार जो तेजस्वी ने कहा, यदि माइन्यूटली आप यदि ऑब्जर्व करते हैं तो सबसे ज्यादा विधायकों के टिकट काटे हैं, आधे विधायकों के टिकट काट दिए। तो जो उसके जो विधायकों के एंटी इनकम्बेंसी थे वो कम कर दिए। आपको लगता है तेजस्वी सीएम बनेंगे इस बार? तेजस्वी सीएम यदि कांग्रेस और बाकी एलायंस ने अच्छा किया तो बन भी सकते हैं। अभी नीतीश कुमार की भी बात हो रही थी, वो भी इधर से उधर आ सकते हैं। तो यदि नीतीश, देखिए 3 पार्टी है बिहार में, 2 पार्टी का मिलना जरूरी है। ये जो 3 में 2 मिले हुए हैं अभी। एनडीए में नीतीश है और बीजेपी है। यदि ये दोनों आरजेडी और नीतीश हो जाएं तो क्यों नहीं बन सकते हैं? नीतीश चाचा भतीजे को सीएम बना सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, चाचा तो बनेंगे ना। आप देखिए बिहार में कहावत, चाचा ही सीएम बनेंगे, क्योंकि अगर वो महागठबंधन में भी जाए तब भी लालू कितने भी चाले कि उनके बेटे तेजस्वी सीएम बन जाए, पर वो पॉसिबल ही नहीं है। सरकार कोई बनाए, किसी बने, कुमारी रहेंगे। सरकार किसी की बने, कोई भी हो, किसी को कितना नंबर आए, एक अटल सत्य है बिहार में, नीतीश कुमार सर ये वैसे ही होता जो बचपन में जिसके पास बैट होता था वो पहले आकर बैटिंग वही करता था। इस बार अर्जुन के साथ कृष्ण भी नहीं है। जैसे कौन? तेज प्रताप नहीं है। ये रणनीति है लालू यादव की परछाई से तेजस्वी को अलग करने की। वो लालू यादव जो कि चारा घोटाले के दोषी है, उस करप्ट व्यक्ति से तेज प्रताप को रणनीति की तहत अलग किया गया। तेज प्रताप को इसलिए अलग किया गया, आपने देखा नहीं तेज प्रताप की पार्टी का क्या नाम है? जन शक्ति जनता पार्टी। क्या नाम हुआ? JS। रंग कौन सा पहनता है? पीला। JS कौन है? जनसुराज। रंग क्या उसका? पीला। ये वोटर को कंफ्यूज करने के लिए किया गया। लालू यादव ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा है करके ये प्लान जनसुराज को काउंटर करने के लिए तेज प्रताप को उतारा। ये प्लान का हिस्सा है। सारी स्ट्रेटेजी बीजेपी करेगी, वो भी तो प्लानर कौन है? वो भी तो कुछ करेंगे। सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है, मैं उस दिन ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जाकर के तेज प्रताप का इंस्टा हैंडल देख रही थी। मुझे ये बताइए प्रभाकर कि वो जो चार्टर्ड फ्लाइट और हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं, उसके फंड किधर से आ रहे हैं? और जनाजे में भी वो रोज जो चॉपर ले लेके तेज प्रताप उड़ रहे हैं, हाई सिक्योरिटी मिल गई है, हाई सिक्योरिटी मिल रही है, वो चार्टर्ड फ्लाइट से जा रहे हैं, कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन कर रही है। बॉलीवुड के स्टार आ रहे हैं तेज प्रताप के लिए। अक्षरा सिंह सारे बीजेपी के कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन कर रही हैं, जिसके लिए भी कर रही हैं। एक लौता जो कैंडिडेट बीजेपी और एनडीए के बाहर का है वो तेज प्रताप, उनके लिए कैंपेन जो अक्षरा सिंह प्रभाकर बता रहे हैं, जो वो अक्षरा सिंह जो बीजेपी से सीधे तौर पे जुड़ी हुई हैं, तेज प्रताप डेली हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं। ठीक है, हेलीकॉप्टर का बिल कौन दे रहा है किसी को नहीं पता। तेज प्रताप के आगे पीछे पता है। अब मैं कैमरे पे क्या बोलूं, मैंने जितना बोल दिया उतना से समझ में आपको आ जाना। सुमित जी कह रहे हैं कि ये लालू पार्टी की स्ट्रैटेजी है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि तेज प्रताप के पीछे बीजेपी का हाथ है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, पर जो है देखिए कुछ सवाल हैं, उसी से आपको जवाब मिल जाएगा। हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हैं, वो जहाँ जा रहे हैं वो भाई साहब 10 से 15 हजार लोगों का भोज करा रहे हैं। पवन सिंह ने कैंपेन किया क्या तेज प्रताप के लिए? पवन सिंह ने नहीं किया, अक्षरा सिंह ने किया है। बीजेपी से सीधे तौर पे जुड़ी हुई है और कोई नहीं रोक रहा है उनको। चुनाव के समय में बीजेपी के एक्टिव जो हैं चेहरे, वो जाके ऑपोजिशन का कैंपेन करते हैं क्या? देखिए इसका ये मतलब है बीजेपी के उम्मीदवार है नहीं है कोई। बीजेपी उनकी मदद कर रही है? नहीं कर रही है तो क्यों कर रहा है? कहाँ से कर रहे हैं वो? साफ साफ तो बोलिए ना, साफ साफ बोलिए। खेल रहे हैं प्रभाकर को ऐसे कॉर्नर नहीं कर सकते भाई, ऐसे थोड़ी है उसको कैसे। लेकिन मैं आपको बताऊं तेजस्वी ने क्या ये घर का झगड़ा कैसे शुरू मालूम है आपको? तेजस्वी ने ये नियम बनाया कि इस बार आरजेडी में जिसको टिकट देंगे घर से केवल एक आदमी को टिकट देंगे। ये बात घर में भी हुई, समझ गए? और ये सब जो हुआ ये सोशल मीडिया और बवाल और वो सारी चीजें, दुश्मन दोस्त सुने हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, इसलिए ये सारा बवाल उसी से है जो घर में भी हुआ। तो एक लड़ाई तो भाई भाई की है। और नाराज हो गई थी, रोनी नाराज हो गई थी उसके चलते। भाई भाई की लड़ाई के अलावा एक और लड़ाई जो हमने शुरू में बात की, तेजस्वी और तेज प्रताप अकेले नहीं लड़ रहे, तेजस्वी और असदुद्दीन ओवैसी भी लड़ रहे हैं आपस में। और वो लड़ाई इस हद तक चली गई है कि समझ नहीं आ रहा है कि मुस्लिम वोटर के लिए वो और कंफ्यूजिंग हो गई, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि वो किधर जाए। सब्जी बाग गए थे? मैं सब्जी बाग गया था। सब्जी बाग में लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है कि तेजस्वी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं। आपको लग रहा है इसका ग्राउंड पर क्या इंपैक्ट होगा? असदुद्दीन ओवैसी को चरमपंथी कहना, दहशतगर्द कहना, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे मैं दाढ़ी टोपी वाला हूं तो तुम मुझे ऐसा कहोगे, ये तेजस्वी को क्या नुकसान करेगा? देखिए ओवैसी साहब के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन है
है बिहार के मुसलमानों में, लेकिन जहां हम हैं वहां के मुसलमान मुझे नहीं लगता तेजस्वी को छोड़ने वाले। ऑप्शन क्या है सर? कोई ऑप्शन नहीं है, उनको देना ही पड़ेगा। ऑप्शन नहीं कोई? नहीं तो आप ऑप्शन तो है, सीमांचल में ऑप्शन है तो शायद वहाँ तो ओवैसी है, तो वो क्या, लेकिन वहाँ भी 5 ही सीट। क्या इसका असर पड़ेगा सीमांचल में, जो दहशतगर्द कह रहे हैं तेजस्वी? सीमांचल में ओवैसी साहब का असर है थोड़ा सा, उस इलाके में 5 सीट पे वो असर उनको वो इसलिए 5 सीट मांग रहे थे। मेरा ये मानना था शुरू से कि यदि ये गठबंधन हो जाता है, मैं कह रहा हूँ 5 सीट पर असर पड़ेगा, लेकिन दहशतगर्द ओवैसी को कहने से बाकी और सीटों पर जिसपे ओवैसी खड़े हैं उस पर भी इम्पैक्ट करेगा क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि और कहीं पे इम्पैक्ट पड़ेगा। मुसलमान अभी वफ के बाद मुसलमान 100% आरजेडी को वोट करेगा, और इस बार यादव भी 100% आरजेडी को वोट करेगा। देखिए ओवैसी का रोल पूरे बिहार के चुनाव में या बाकी जगहों पे क्या होता है, अगर वो हर सीट पे, एक तो सीट कितनी लाते हैं वो हम करते हैं, पिछले बार उन्होंने 5 सीटें जीती थी, कुछ सीटें मेरा मानना है कि इस बार भी सीमांचल में वो जीतेंगे, लेकिन अगर हर सीट पे भी वो 5,000, 4,000, 10,000 वोट काटते हैं मुस्लिम, खासकर उन्होंने वहीं पे खड़ा किया जो इस पर एक करेक्शन है, ये मिथ है, हमने मैथ किया है। पिछली बार जो ओवैसी को जितनी सीटें आई थी, जो 5 सीट वो जीते थे ना, वहीं पे उनको वोट मिले हैं। लेकिन सर बाकी जगह उन्होंने वोट काटे नहीं काटे हैं, 5-5 हजार के आसपास 5-5 हजार यदि वो वोट सिर्फ एक सीट पर उन्होंने हराया है, और बाकी जगह वो तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे पोजीशन पे है, किसी जगह 11वें पोजीशन पे भी है। वोट तो वहां भी काटे उन्होंने। नहीं तो वो वोट जो है नुकसान नहीं किया ये हाँ, डिसाइसिव वोट नहीं है। ये आंकड़े जो हैं तेजस्वी के पास भी होंगे, इसलिए उन्होंने आपने एक चीज बोला ना कि यहाँ पर मुसलमानों के पास ऑप्शन नहीं है, ये लोगों को लगेगा थोड़ा सा बहुत आइडियलिस्टिक बात कह रही हूँ, बट आई थिंक थोड़ा सा हमें भी अपना खुद का नैरेटिव बदलना चाहिए कि मुसलमान के पास ऑप्शन सिर्फ AIMIM या कोई मुस्लिम कैंडिडेट, मुसलमान के पास सारे ऑप्शन है, मुसलमान उसके लिए ऑप्ट कर सकता है। भाई महिलाएं हैं ही ना जो कहती हैं कि भाई फला पार्टी ने, भले से ही वो JDU हो, उसने मेरे को ये बेनिफिट्स दिए हैं, मेरे को उसने पोशाक दी है, साइकिल दी है, मैं चाहती हूँ JDU को वोट करे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शायद वो देंगी ही देंगी, बट मैं ये कहना भी सही नहीं है कि मुसलमानों के पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि या तो वो ओवैसी को दे, या फिर वो RJD को दे, या फिर वो किसी मुसलमान को ही दे, किसी ऑप्शन सारे हैं। JDU ऑप्शन है। देखिए पिछली बार JDU को 4% मुसलमान वोट मिले थे, JDU ने 10 टिकट दिए थे, इस बार केवल 4 दिए हैं। चिराग पासवान, बीजेपी ने वो तो देती नहीं है। हाँ, तो चिराग पासवान ने इतना कहा कि आपने डिप्टी CM मुसलमान क्यों नहीं बनाया, 29 में से केवल 1 मुसलमान मुकेश सहनी ने एक भी नहीं दिया। लेकिन एक चीज बहुत बिहार में इस वक्त चल रही है, हम उस पे आगे बढ़ेंगे। बिहार में कट्टे का बहुत जिक्र हो रहा है, PM मोदी भी कट्टा बहुत कह चुके हैं, एक गाना भी आ गया है कट्टे पर, तेजस्वी यादव के मन से एक बच्चा भी कट्टे पर कविता सुना गया है। बाबा बताइए, आप तो यहीं से जुड़े हुए, कट्टा कनेक्शन क्या है? बाबा अपना कट्टा निकाल के दिखा अभी बाबा कनपट्टी पे कट्टा लेकर के कट्टा उट्टा देखे, जेडी ने कांग्रेस के सर पे कट्टा रख के तेजस्वी को अनाउंस करा लिया। देखिए मन से तो बहुत चीज बोला जाता है, वो इशू नहीं है। कट्टा उट्टा जो है, बिहार में बहुत पहले कट्टा कल्चर था, कट्टा कल्चर होता था एक समय में, अभी भी बहुत जगह मिल जाएगा। एक जगह मुंगेर में जो है, लेकिन ये कट्टा क्या किसी पार्टी के साथ चिपका दिया गया? अब तो चिपका दिया गया है अनफॉर्चुनेटली। जंगल राज को याद दिलाने के लिए कट्टा की बात की गई। लेकिन मैं बार-बार जंगल राज बहुत पीछे छूट गया। बाबा उसके 2 दिन के बाद, अरे बाबा अभी एक हत्या हो गई बाहुबली की, कैसे कह देंगे जंगल राज पीछे छूट गया? वो लॉ एंड ऑर्डर की बात, यदि आप हमेशा जंगल राज को आप RJD से जोड़ के देखते हैं तो वो बहुत पुराना हो गया। कट्टा क्या वोटर के माइंड में इम्पैक्ट करता है? कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई जंगल राज भी इम्पैक्ट नहीं करेगा, सबसे ज्यादा जात इम्पैक्ट करेगा। जात मैं छोटे शहरों और गांव की बात कर रहा हूं, पटना में मरीन ड्राइव के आगे तो कट्टा इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन छोटे शहरों और गाँव में नहीं, मुझे नहीं लगता कट्टा करेगा। कट्टा तो यहाँ पड़ेगा कट्टा का फर्क, क्योंकि डर यहाँ पर होगा। छोटे शहरों में शायद इसका इतना फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ कट्टा आम बात है। लोगों को अगर उनका दिनचर्या का हिस्सा है, अब आप कट्टा अगर RJD से जुड़ गया है तो वहाँ गाने बन रहे हैं, अगर भूमिहार सरकार बन जाएगी तो दुनाली ले आएंगे, तो ये सब गाने यहाँ पे बहुत। नहीं, देखिए कट्टा लिटरली भी नहीं ले सकते हम। कट्टा का एक वो होता है, एक छवि होती है कि एक तरीके का माहौल बन जाएगा जिसमें रंगदारी वापस हो जाएगी। अभी आप जो लेकिन कट्टे से क्या रिकॉल होता है? हाँ, कट्टे से रिकॉल होता है, क्योंकि जैसे कि देखिए आप स्मॉल फार्मर मोकामा की अगर बात कर ले, वहाँ पे दलहन की खेती होती है। होता क्या था कि जो छोटा छोटा किसान है और वहाँ पे लोकली बताते हैं, एंड ये एक
पार्टी के साथ एसोसिएट हो गया है, उनका दुर्भाग्य है। ये करते सभी थे, जितने बाहुबली थे। ये क्या थे? ये पहले बूथ लूटते थे, ये जो छोटा किसान था उसका हथियार लेते थे, उसकी जो फसल मिल रही है वो उससे ले ली। तो लोग नहीं चाहते कि वो कट्टे वाला दौर वापस आए। तो एक ये इमेज, एक बाबा माहौल की बात याद है, बाबा पीछे पटना नगर निगम लिखा है, आप बता रहे थे बचपन में जब आप जाते थे तो नगर निगम का क्या हो गया था? कॉलेज में पढ़ते थे तो किसी ने नगर निगम को पटना नरक निगम कर दिया। अरे देखिए बाबा, अभी भी नगर निगम नहीं लिखा है, देखिए हट गया है। पटना नाद निगम लिखा हुआ। कुछ भी हो सकता है। मैं बस इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि इस पूरी कहानी में हमको इस बात को समझना चाहिए, जो बात जैनेंद्र बोल रहा था कि एट द एंड ऑफ द डे लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को नौकरियां चाहिए। मैं एक एकेडमी में जाके बात कर रहा था बच्चों से जो यहाँ ट्यूशन चलती हैं। एक क्लास में मैंने सवाल पूछा कि कितनों को नौकरी चाहिए, सबने हाथ खड़ा किया। कितनों को सरकारी नौकरी चाहिए, एक भी हाथ कम नहीं हुआ, सारे के सारे खड़े रहे। कितनों को सरकारी नौकरी बिहार में ही चाहिए, दोनों हाथ खड़े हो। तो बिहार के लड़के को नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए और शहर में चाहिए, ताकि वो दिल्ली, मुंबई और सूरत ना जा सके। बड़ी दिलचस्प आपको कहानी सुनाती हूँ। आपको वो याद होगा, वो वायरल विजुअल था, तेजस्वी यादव कलम जो फेंक रहे थे ना, वो पता है किसके लिए फेंक रहे थे? पीयूष प्रियदर्शी के लिए। उनके साथ उस वक्त मंच पर पीयूष प्रियदर्शी खड़े थे, लेकिन टिकट उन्होंने पीयूष प्रियदर्शी को नहीं दिया। कलम उन्होंने फेंकी पीयूष प्रियदर्शी के लिए, लेकिन टिकट दिया सूरजभान सिंह की वाइफ को। बस यही बाबा कि एक तरफ तो आप परसेप्शन ठीक कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप रीतलाल को टिकट दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप सूरजभान की पत्नी को टिकट दे रहे हैं, तो आपका वो बैगेज उतरेगा कैसे? अब आपको वहां पर यदि अनंत सिंह से लड़ना हो तो आपको तो मजबूत आदमी देना ही। आप भी डॉक्टर ले लीजिए, डॉक्टर है और प्रोफेसर है। आप बात कर रहे हैं आइडियलिज्म की, यहाँ विनेबिलिटी देख कर टिकट दिया जाता है। अब ये और ये जो आप बात कर रहे हैं, जैसे ही एक बार वो जीत, की बात क्यों ना हो सर? जैसे ही एक बार जीत जाएगा उसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। निकल कर नामांकन कर रहा है लालू यादव, खुद एक लौता रोड शो उसी के लिए कर रहे हैं, तो फिर खट्टे की बात क्यों नहीं होगी? अच्छे नोट पर ही खत्म करने का वक्त है कि बड़ी बात यह कि नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लोग उनके खिलाफ बात नहीं करते हैं। और कल वोटिंग होनी है। जो लोग बिहार में रहते हैं, जिन 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है, वो सभी लोग वोट करने जरूर जाएं। ये एनडीटीवी इंडिया की अपील है आपसे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। फिलहाल मरीन ड्राइव की इस खूबसूरत जगह से इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और एनडीटीवी पर सुबह 6 बजे से चुनाव की कवरेज जरूर देखिए।